देखा डायग्राम, समझ में आना चाहिए पूरा। एक जगह से ऑफर जा रहा है, सामने से एक्सेप्टेंस आ रहा है, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, उसको हम प्रॉमिस बोल देंगे। प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड करना पड़ेगा, कंसीडरेशन ऐड करते ही सर वो अग्रीमेंट बन जाएगा। अग्रीमेंट अगर एनफोर्सर बाय लॉ होगा तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। इजी पीजी। ये रहा, ठीक है। आगे बात करें तो आप इस सेक्शन को इंपॉर्टेंट लिस्ट में लिख चुके हो। अगर आप रिकंसिडर करोगे तो सेक्शन नंबर 10 आपने लिखा हुआ है। देखो ना पॉइंट्स को एक बार, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर सिर्फ हेड पॉइंट्स देख लो एक बार। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर, बढ़िया होगा। वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर कौन से पॉइंट में आएगा? वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर कौन से पॉइंट? सॉरी, आंसर राइट है। इन केस किसको नहीं आता, हमने इसमें लिखा है वेलफेयर वेलफेयर ढूंढना पड़ेगा, चल छोड़ बाद में ढूंढेंगे। अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे आसान मेरे हिसाब से वुड बी टू पार्टीज। इसे आसान पॉइंट कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद मैं लिख लूँ एक बार प्लीज जल्दी से, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन के यहाँ पे लिख लो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। और एक काम का है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बाजू में लिख लो ऑयल वाला एग्जाम्पल। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बाजू में लिख लो ऑयल वाला एग्जाम्पल। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के यहाँ पे लिख दो मैजिक। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ सबसे बकवास पॉइंट है, उसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता, विच इज टू पार्टीज। एक प्रॉमिसर होगा, एक प्रॉमिस ये होगा। यहाँ पे आपने लिखा और ऐड कर सकते हैं, फिर आगे आपने लिखा है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर। मैं कुछ ऐड करना होता तो मैं ऐड करता सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट। नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट मैच करके नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, जिसमें आई गेस आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे। पेरेंट्स चाइल्ड का, ठीक है, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन हस्बैंड वाइफ, तो सब यहाँ पे आ जाएगा सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट के अंदर। तो अगर कोई किसी को इनवाइट कर रहा है पार्टी में और फिर सामने वाला नहीं आता तो दोस्त दोस्त को सू नहीं कर सकता। द रीज़न इज कि सर वो सोशल स्लैश डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, जिसके अंदर हमारा इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। नेक्स्ट बात है पॉइंट नंबर 3, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। आपकी बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो कि सर अगर कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसका रजिस्ट्री करवाना पड़ता ही है। जब तक रजिस्ट्री नहीं करवाते वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होती। फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है सर, वो राइटिंग में ही होना चाहिए। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो आप फुलफिल करोगे तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो फटाक से बुक में एग्जाम्पल्स, एलवेट फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर यू विल फाइंड 2 एग्जाम्पल्स उस पॉइंट के ही अंदर, मेन बुक अगर है तो। एक इंश्योरेंस वाला मिलना चाहिए और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला मिलना चाहिए। मिला नहीं मिला? मिला ही नहीं बोलो अब तक लोगों को। चारों को नहीं मिला, एक को मिला, चलो अच्छा है। नेक्स्ट, आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया था, आपको बुक के अंदर भी मिलेगा ऑयल वाला एग्जांपल यहाँ पे।
एक जन दूसरे जन को फ़ोन करके बोलता है कि मुझे 100 लीटर्स ऑफ ऑयल भिजवा दो, और फ़ोन काट देता है। अब अगर सामने वाला ऑयल नहीं भेजेगा तो हम सू नहीं कर सकते, बिकॉज आपने ये नहीं बताया था वो कौन सा ऑयल चाहिए था, स्पेसिफाई नहीं करा था, नहीं चलता ऐसा, सर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैंने मैजिक लिखवाया, ट्रेजर बाय मैजिक करके आपको एग्जाम्पल मिलेगा, और किसी को मरे हुए को जिंदा कर दें ऐसा कुछ बातचीत मिलेगा। वो दोनों ही सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिकॉज पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं। तो ये वो थे 5 पॉइंट जो सेक्शन 10 में लिखे हुए नहीं है, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, पर है ये भी एसेंशियल्स है। बाजू में सर जो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं एंड ऑब्वियसली एसेंशियल है, जिसके अंदर ऑब्वियसली पहला पॉइंट नहीं पढ़ रहे, अग्रीमेंट वाला। सेकंड की बात करें इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अपने पास पूरा यूनिट नंबर 3 है सर। आपने जो इंपॉर्टेंट की सेक्शन की लिस्ट लिखी है 13 से आपने स्टार्ट करा उसको लिखना, शायद पता हो तो। 13 इज कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, और 15 से लेके 22 तक अपना वो चलता रहता है लंबा वाला। 15 कोजन, फिर अंडर इन्फ्लुएंस 16, फिर 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 वॉइडेबल का है, 20 21 22 मिस्टेक का है। जब आएगा तभी पढ़ेंगे, अभी कोई सेंस नहीं पढ़ने का। हाँ, जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने चाहिए मैं आपको वो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जो आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। 3 है, मैं आपको तीनों लिखवा देता हूँ सर। फ्री कंसेंट के वहाँ पे, या फ्री कंसेंट नहीं, कंसेंट करके हेडिंग देते हैं, कंसेंट के बाजू में लिखते हैं। यहाँ से सर्कल किया मैंने कंसेंट, कंसेंट की बाजू में पहला लैटिन कंसेंसस एड आइडम, स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हो, कंसेंसस एड आइडम, एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको ये। फिर इसका दूसरा नाम मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही आप सोच रहे हो। और तीसरा आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, तीनों आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो कंसेंट तब होगा जब ये 3 चीजें होंगी, तीनों का मतलब एक ही होता है। फिर कंपिटेंसी वाला इस सेक्शन 11 और 12 ये भी आपने लिखा हुआ है सर, इंपॉर्टेंट के अंदर 11 लिखा हुआ है आपने। नीचे होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए, ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आएगा। लॉफुल कंस्ट्रक्शन यूनिट नंबर 2 में आएगा। लीगल ऑब्जेक्ट अगेन यूनिट नंबर 3 एंड 4 में आएगा, एंड नॉट एक्सप्रेसली वापस यूनिट नंबर 4 में आएगा। तो सबके ऊपर अपने पास यूनिट है, आगे जब आएगा तब देख लेंगे उसको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस डायग्राम जो हमने डिस्कस किया। एनीवे, ऑफर वॉज अ क्वेश्चन मार्क, यस वॉज एक्सेप्टेंस, यहाँ से बना प्रॉमिस। पैसे की बात करेंगे, कंसिडरेशन, यहाँ से बना अग्रीमेंट। इन्फोर्सेबल लॉ का मतलब हुआ कि सर यहाँ पे अगर बातचीत होने के अग्रीमेंट बनने के बाद ए बी को कार नहीं देता या बी ए को पैसा नहीं देता तो आप कोर्ट जा सकते हो, दैट इज इन्फोर्सेबल लॉ, और उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 क्लॉज H। काम की बात करते हैं। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले वाला कहता हूँ परफॉर्मेंस। आपको दिखेगा यहाँ पे 2 पॉइंट्स, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के अंदर यूनिलेटरल, बाइलेटरल। एग्जीक्यूट में लिखा है पास्ट टेंस है सर, ए बी को कार देने वाला था और बी ए को पैसा देने वाला था। एग्जीक्यूटेड के अंदर ए ने कार दे दी, बी ने पैसा दे दिया, दोनों ने अपना अपना ऑब्लिगेशन निभा लिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड पास्ट टेंस। फिर एग्जीक्यूटरी के अंदर अपन आते हैं यूनिलेटरल के अंदर। सर ए ने कार दे दिया पर बी ने पैसा नहीं दिया, या फिर ए ने पैसा नहीं दिया, बी ने कार दे दिया। दोनों एग्जाम्पल के अंदर विल सी एक जन का काम हो गया, एक जन का काम बाकी है, एंड हेंस यूनिलेटरल। इन द लास्ट पॉसिबल केस सर ना ए ने कार दिया ना बी ने पैसा दिया, अगेन एग्जीक्यूटरी, बट इस टाइम बाइलेटरल। एग्जीक्यूटरी मतलब अभी बाकी है, अब वो बाकी एक तरफा भी हो सकता है, 2 तरफा भी हो सकता है, हो गया इज एग्जीक्यूटरी, वेरी सिंपल। एग्जाम में इतना डीप नहीं जाता, यूनिटरी बाइलेटरल तक, वो एग्जीक्यूटरी यहाँ से लिख के आता है, ठीक है, इजी पीजी। आगे बात करते हैं, बाजू में आते हैं। बाजू में लिखा हुआ है सबसे पहला एक्सप्रेस, फिर लिखा हुआ है इम्प्लाइड, फिर लिखा हुआ है कॉसी, फिर लिखा हुआ है ई कॉन्ट्रैक्ट्स।
हम एक्सप्रेस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब हुआ बाय यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं। तो अगर अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय द यूज ऑफ वर्ड्स, तो उसको हम बोल देंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड्स का यूज हुआ है। ये वर्ड्स वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। कितना ऑब्वियस है, बाजू वाला उल्टा हो जाएगा सर, वर्डलेस। इम्प्लाइड का बेस्ट एग्जांपल जो आपको एग्जाम के ध्यान रखना चाहिए इज पुली वाला। एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। सुना है ना एग्जाम्पल कि नहीं सुना है? पुली आता है, सामान उठा के लेके जाता है, पर कुछ बोलते नहीं है, फिर सामान ड्रॉप कर देता है, पैसा मांगेगा, देना पड़ेगा। इम्प्लाइड के अंदर 2 और आते हैं सर, क्वॉसी और टैसिट। दोनों इम्प्लाइड का ही पार्ट है। किसी को इसका डिफरेंस आता नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है। आपसे भी इतना ध्यान रखना, दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, दैट इज दोनों वर्डलेस हैं, तभी वो इम्प्लाइड के अंदर आएंगे। क्वॉसी के अंदर आपका इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, पर लॉ बोलता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। टैसिट में आपका इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट क्योंकि वर्ड्स का यूज नहीं होता, इसे उस समय इम्प्लाइड बोलते हैं। दुनिया में टैसिट के से 2 एग्जाम्पल हैं, एक एटीएम और एक सेल बाय फॉल ऑफ हैमर। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो गया सर। दुनिया में 2 एग्जाम्पल, एटीएम से पैसा विड्रॉ करा आपने वो, एंड ऑक्शन सेल, दैट इज बाय फॉल ऑफ हैमर। ये 2 स्पेसिफिकली टैसिट के अंदर आएगा। क्वॉसी की बात करूं, बहुत कुछ आएगा। स्पेक्ट्रम है पूरा, 68, 69, 70, 71, 72, ऐसा पूरा स्पेक्ट्रम है। यूनिट नंबर 6 में जाओ एक बार, इंशाल्लाह, द सेम चैप्टर। यूनिट नंबर 6 का सेकेंड टॉपिक, पहला टॉपिक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंड टॉपिक क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। क्वॉसी में आइए, और आपको दिखना चाहिए इंशाल्लाह, बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे, उन बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। 68 लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, आपको ऐसा दिखना चाहिए वहाँ पे, सुपर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा काम का। आगे बात करें उसके बाद 69 लास्ट अटेम्प्ट में आ गया, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन्स। 70 की बात करें, नॉन ग्रैटिट्यूअस आपने एक्टिविटी करा। 71 एग्जाम में आ गया वापस, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। 72 की बात करें, पेमेंट मेड बाय मिस्टेक। ये 5 सेक्शंस आपको आने ही चाहिए, 68 से लेकर 72। उसमें हम जो एग्ज़ाम की बात कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आया हुआ है, ये आया, ये आया और ये आया है, बाकी 2 नहीं आए, आएंगे भी नहीं। ये 3 आ चुके हैं और बार बार आ सकते हैं। उसी बॉक्सेस के आसपास आपको एक टॉपिक मिलेगा, फीचर्स ऑफ अ क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे 3 पॉइंट दिखेंगे सर, 3 पॉइंट भौंक रहा हूँ मैं। पहला, राइट टू मनी। दूसरा, आखिरी में मिलेगा लिखा हुआ इम्पोज बाय लॉ। एंड लास्ट वाला, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, तो जब क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब देखेंगे। अभी आपके सिर्फ कान में मैंने बात डाल दी है। अभी के लिए समझना क्या ज़रूरी है, जो आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा वहाँ पे, अभी के लिए सिर्फ वही ज़रूरी है आपको समझने के लिए, विच इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ। आपका इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में घुसने का, पर लॉ ने बोला कि नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दैट इज वाई इम्पोज्ड बाय लॉ। टैसिट के अंदर आपका इंटेंशन एनीवे था, एटीएम में जाके पैसा विड्रॉ करना, आपका इंटेंशन था कि यहाँ पैसा विड्रॉ करो, आपका अकाउंट डेबिट हो। ऑक्शन सेल के अंदर ऑब्वियसली आपका बिडिंग करने का इंटेंशन था, तो यहाँ पे इंटेंशन है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। दोनों इम्प्लाइड है, बिकॉज दोनों में वर्ड्स का यूज नहीं होता है। ई कॉन्ट्रैक्ट आई गेस बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा एग्जांपल है, तो आप जो पेटीएम से टिकट बाय करते हो मेट्रो के, सब ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। आप ट्रू कॉल इंस्टॉल करोगे और ट्रू कॉलर से पूछेगा कैन आई हैव एक्सेस टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, आप टाइप करोगे नो,
डाउनलोड ही नहीं होगा। आप यस करोगे तो ही डाउनलोड होगा। तो उसमें आपने उसको परमिशन दे दी है कि आप मेरे कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हो। दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। आपका उसको परमिशन देना इलेक्ट्रॉनिकली। क्या बात है? वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। ऑब्वियसली पहला वाला नहीं पढ़ने वाले, वैलिड। वॉइड दूसरा वाला बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर वॉइडेबल, फिर इलीगल, लास्ट में अनएनफोर्सेबल। आप नोटिस करो, अगर 5 यहाँ पे, 3 बाजू में, 8 और 2 उसके बाजू में, 10 में से आपको सिर्फ एक जगह मिलेगा अग्रीमेंट लिखा हुआ, बाकी सब जगह को कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ मिलेगा। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल में अग्रीमेंट लिखा हुआ है। तो वैलिड तो ऑब्वियसली हम डिस्कस नहीं करने वाले, वॉइड के ऊपर आते हैं। आपने इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 56। पहला टॉपिक तो काम का है सर, वॉइड। मैं इसके 2 हिस्से कर रहा हूं। एक में लिख रहा हूं अग्रीमेंट, एक में लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट। When I happen to say agreement, it basically means void ab initio. When I say contract, it basically means 3 नाम आपकी बुक के अंदर, मैं तीनों लिख रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 56, ठीक है। एक नाम लिखा है आपकी बुक के अंदर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एक लिखा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एक लिखा है पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। 3 नाम दिए हुए हैं। तीनों का मतलब क्या होता है कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट बना था सब कुछ माशाअल्लाह था, बट आगे जाके 2 चीज़ें हो गई, चेंज हो गया या तो लॉ में या सर्कमस्टेंसेस में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ नहीं सकता। हम एग्जांपल लें, अगर इसके अंदर बीसीसीआई नाइकी वाला अपने एक एग्जांपल करा हुआ है क्लास में, रेगुलर क्लास के अंदर, कि सर बीसीसीआई नाइकी वाले को बोलता है कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप हमको 500 जोड़ी जूते बना के दो। नाइकी वाला आदमी फैक्ट्री में फ़ोन करके पूछता है कि बन जाएगा, सामने फैक्ट्री बोलता है हाँ 2 दिन में बन जाएगा। नाइकी वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। फिर अगले दिन जब नाइकी वाला अपने फैक्ट्री जाता है तो देखता है कि फैक्ट्री पूरी जल चुकी है, पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट में घुसे थे सब कुछ ठीक था, मतलब इट वाज़न्ट द केस ऑफ वॉइड ab initio, एवरीथिंग वाज वैलिड, बट आगे जाके बिकॉज ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ नहीं सकता, और जो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ नहीं सकता उसी को अपन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हुआ ये चेंज इन सर्कमस्टांसेस का। फिर एग्जाम्पल जो हम कर चुके क्लास में ऑलरेडी, अगेन चेंज इन लॉ, गुटके वाला एग्जाम्पल, जैसे हमने टोबैको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बाद एकदम से गवर्नमेंट बोलती है कि टोबैको बैन। अब जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें टोबैको चाह के भी नहीं दे सकता, पर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम इट वाज वैलिड। आगे जाके सर चेंजेस हो गए इन लॉ, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है वॉइड। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक, आगे जाके प्रॉब्लम। अग्रीमेंट के अंदर स्टार्टिंग से प्रॉब्लम। बेस्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से वुड बी माइनर। इसके अलावा मर्डर, किडनैप सब इसमें आ जाएगा, तो सब कुछ इलीगल भी इसमें आ जाएगा सर। चरस गांजा बेचना वो सब यहीं पे आ जाएगा। फिर हमने अभी अभी लिखा सेक्शन नंबर 10 के अंदर, राइट हैंड साइड नीचे से 2 पॉइंट के अंदर, प्रेशर बाय मैजिक अनि ऑयल वाला, वो भी यहीं पे आ जाएगा सर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही 0 है, पॉसिबल ही नहीं टू परफॉर्म। तो अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग से 0 है तो इट इज़ अग्रीमेंट, आगे जाके 0 होती है तो कॉन्ट्रैक्ट। सुपर ट्रिकी, सुपर इंपॉर्टेंट। तो आपका ये हो गया वॉइडेबल। आगे समझ में आता है एनीवे। हमें जो भी नाम डिस्कशन करे 15 से लेके 18 तक, उन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल इन द सेंस, नाम में लिखा है सर, वॉइड
एबल, जिसको आप वॉइड कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो हमारे कोर्शन का एग्जांपल लें अगर, तो सर एक दुकान में एक आदमी आया, दुकान में सर पे बंदूक रखा और बोला कि दुकान मेरे नाम पे कर दे। ऑब्वियस इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवा हाँ बोलने के। तो यहाँ पे कंसेंट है और वो कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब एट दिस गाइज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। दिस गाय को बोलते हैं लॉ की भाषा में अग्रीव्ड पार्टी, जिसको दुख दर्द है। उस अग्रीव पार्टी के ऊपर है कि उसको वॉइड करना चाहता है कि वैलिड रखना चाहता है। इलीगल समझ में आता है सबको? अच्छा पॉइंट एक और इसके अंदर ये है कि सर इलीगल से अगर कोई कनेक्टेड टॉपिक है, कोई कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी इलीगल बन जाएगा। पढ़ो बुक के अंदर यू विल फाइंड वर्ड्स लाइक कोलैटरल एंड कनेक्टेड इलीगल अग्रीमेंट के अंदर। प्लीज हैव अ लुक, आई विल वेट। एक अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, देखते हैं एक बार, मिल जाता है तो। अभी कभी कर ही लेते हैं, मुझे दिमाग में आ ही गया है, उसको अपन छोड़ते नहीं है। इलीगल पढ़ने को बोला था, ठीक है, समय आया था, मिल गया। नवंबर 22 के अंदर है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने खुला हुआ है, ये रहा। अभी जो पढ़ा उससे कनेक्टेड है, ठीक है। X agrees to pay Y रुपीज 1 लाख if Y kills Z। इलीगल एग्रीमेंट है। आगे, टू पे Y X borrows रुपीज 1 लाख फ्रॉम W who is also aware of the purpose of the loan। खत्म होगी सर बात। तो ये जो लोन बोरो करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोलैटरल हो गया, ये कनेक्टेड हो गया विद एन इलीगल एग्रीमेंट। ऑटोमेटिक वो भी सर विल गेट टेंटेड इनटू इलीगैलिटी, दागी हो जाएगा वो भी। Y kills Z but X refuses to pay the money। X also to repay the loan of W explains the validity of the contract। X and Y illegal agreement, void agreement, और दूसरा void agreement। आंसर देखिए एक बार, ये तो ठीक है, काम का ये रहा सर, पढ़ सकते हैं एक बार। वेट, काम का क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। उसने लिखा था अनएनफोर्सेबल। आपको अपनी बुक में दिखने चाहिए दो एग्जांपल। एक दिखेगा टाइम बार डेट वाला, अनएनफोर्सेबल के अंदर यू विल फाइंड एक टाइम बार वाला एग्जांपल दिखेगा। मिला सर? क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं, आप चाह के भी वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते बाय लॉ, कानूनी तरीके से, एंड हेंस उसको हम बोल रहे हैं अनएनफोर्सेबल। एंड आई गेस एक लिखा हुआ है इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा लिखा है दूसरा? कौन सा? एक ही है। तो फिर जो थियरी है उसमें लिखा हुआ होगा, दो हैं मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है। और इंश्योरेंस है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा है? टेक्निकल डिफेक्ट के आगे ठीक है, हम टाइम बार याद रखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर ऑल्टरनेटिव के अंदर, एक्सप्लेन इफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड और नॉट। मतलब आपको इनमें से आंसर करना पड़ता है, बड़े सारे में से करेंगे क्वेश्चन तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऑफर स्लैश प्रपोजल, अच्छा आसान। एन ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट। एन ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रपोजल, ठीक है। Thus for a valid offer the party making it must express willingness to do or not to do something। तोड़ के पढ़ते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे तोड़ा हुआ है।
When one person signifies to another his willingness, positive to do या negative to abstain from doing anything. This is negative. कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ तो मेरे आसपास दुकान मत खोलना, ये भी तो ऑफर ही हुआ सर, बट ये ऑफर हुआ कुछ ना करने के लिए. अब वो कुछ करने के लिए हो या कुछ ना करने के लिए हो, इंटेंशन एक ही होगा कि सामने वाला हाँ बोले. दैट इज विद द व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस. तो अगर वो ये टू डू वाला होगा तो ये वो एक्ट हो जाएगा, एब्सटेन वाला होगा तो एब्सटिनेंस हो जाएगा. बकवास. एसेंशियल पढ़ लिया हमने ऑलरेडी. मोड्स एक्सप्रेस ओरल ठीक है. क्लासिफिकेशन अच्छा काम का. जनरल ऑफर कार्लिल वर्सेस कार्बोरिक स्मॉल कंपनी. द कीवर्ड इज न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर दिखा मुझे, मतलब उसका इशारा है टुवर्ड्स जनरल ऑफर, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके. बस आपको इतना ही आना चाहिए इसके अंदर, और केस लॉ का नाम आना चाहिए. स्पेसिफिक के अंदर सर जिसको हमने ऑफर दिया है वही उसको हाँ या वही उसको ना कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता. तो जनरल को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक को सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने ऑफर दिया है, और कोई हाँ या ना नहीं बोल सकता. इजी. काउंटर पे आते हैं. बेसिकली एक बार में बात करें तो बार्गेन, ठीक है. मतलब एक जन ने दूसरे जन को ऑफर दिया कि विल यू बाय माई कार फॉर ₹5 लाख. सामने बोलता है यस आई विल बाय योर कार फॉर 5 लाख इफ यू बाय माई बाइक फॉर ₹1 लाख. ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये काउंटर ऑफर हो गया. मतलब ऑफर के सामने ऑफर गया, मतलब सिंपल भाषा में बार्गेन. बाजू में लिखा हुआ है क्रॉस ऑफर, जहां पे दोनों पार्टी की साइड से क्वेश्चन मार्क फ्लो कर रहा है, दोनों पार्टी की साइड से ऑफर फ्लो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रॉस ऑफर. ठीक है, इजी पीजी. लास्ट पे आ जाते हैं, सबसे आसान मेरे हिसाब से, विच इज स्टैंडिंग ऑफर. सिंपल भाषा में बात करें तो वैलिडिटी पीरियड, एक पर्टिकुलर वक्त तक आप उसको हाँ या ना कर सकते हो, उसको अपन स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं. दिमाग में एग्जाम का क्वेश्चन आया सीधा, शायद 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 सितंबर का क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह. हाँ पढ़िए. नंबर 2 करा किसी ने एग्जाम सॉल्व ये? अगर नहीं करा तो रॉन्ग ही होगा आंसर आपका. हाँ मैगी क्या बोलता है, हाँ कि ना? ऐसा ना क्या होता है बे? कितना कंफ्यूज आदमी है. बाजू में, हाँ बाजू में 2 मिनट लेते हो. आगे ना मैगी ना. बेवड़े कौन सी दारू पी कर आता है. आंसर इज ना. आगे टॉपिक आएगा सर विलियम एंसन वाला, कि जब तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ऑफर वापस जा सकता है. एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया फिर कुछ नहीं हो सकता. बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है गन पाउडर एंड फायर. ऐसा कुछ याद है? जब तक गन पाउडर को फायर नहीं लगा तब तक गन पाउडर पीछे हो सकता है, बट एक बार फायर लग गया फिर कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे उसने एक्सेप्ट करा नहीं है, मतलब करने के पहले तक मैं ऑफर रिवोक कर सकता हूँ. भले उसको मैंने बोला कि भाई 3 दिन के ऑफर ओपन है, पर मुझे अगर बेटर ऑफर कहीं और दूसरी जगह से मिल गया तो मैं उसको बेच दूंगा. डेफिनेटली इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप. जो भी हुआ बराबर ही हुआ. गया आंसर ये रहा. पढ़िए. आई वेट. नंबर 2 वाला. ठीक है, याद आया, मैंने फटाक से करवा दिया. कुछ नहीं इसके अंदर आता भी नहीं एग्जाम में ज़्यादा. अच्छे पॉइंट्स. रूल्स एज टू वैलिड ऑफर. पहला वाला कर चुके हैं, वापस नहीं करने वाले.
वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, वापस नहीं करने वाले। सेकेंड वेरी इजी, कर चुके सर कहाँ पे, सेक्शन नंबर 10 के अंदर राइट हैंड साइड नीचे से दूसरा डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, सेम पॉइंट है, वापस नहीं करने वाले। एक्सप्लिसिट अगेन वेरी ऑब्वियस। नेक्स्ट वाला काम का ऑब्वियसली सर ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है, दोनों अलग अलग बातें होती है। आते हैं उसके ऊपर। नीचे ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, शायद आपको कैसा याद आ रहा हो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। आपको चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना आना चाहिए। जैसा अगर हम बात करें ऑफर की और एक्सेप्टेंस की, गो समथिंग लाइक दिस, ए ने बी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्टेंस किया। विथ रिस्पेक्ट टू ऑफर मेड बाय ए टू बी, हम बोल रहे हैं कि सर ये ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। इसके लिए भी हैव अ केस लॉ, जो मैं बोला अभी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसके लिए ऑल्सो वी हैव अ केस लॉ, ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। मतलब ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। ये देख नीचे एक्सेप्टेंस है, सेकंड पॉइंट एक्सेप्टेंस के अंदर दोनों को साथ में पढ़ो, लॉजिकली इट इज मोर क्लियर। सर दोनों कम्युनिकेट होना चाहिए भाई, तभी वो बाइंडिंग हो, ये तो बाइंडिंग नहीं होगा। आसान। नेक्स्ट बोलता है ऑफर मे बी कंडीशनल, नीचे एक्सेप्टेंस में जाओगे, एक्सेप्टेंस में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ऐसा एक्सेप्टेंस में मिलेगा आपको लिखा हुआ। पहला पॉइंट शायद, पहला पॉइंट मतलब ऑफर के अंदर आप इफ्स एंड बट्स डाल सकते हो, एक्सेप्टेंस में इफ्स एंड बट्स नहीं आ सकता, जैसा है वैसा ही हाँ बोलने का। और अगर आपने उसको वैसा ही हाँ नहीं बोला तो हम उसको बोल देंगे काउंटर ऑफर, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस। नेक्स्ट वाला भी आसान लग रहा है। नो टर्म ऑफ द नॉन कंप्लायंस अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस, आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा मान लूंगा कि आपका हाँ है, ऐसा नहीं चलेगा। बचा एक ही सिर्फ, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। टेक्निकल है बहुत ज़्यादा। हम अगर एग्जांपल्स की बात करें, आपकी बुक में दिया हुआ है, चलो मैं सीधा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, बस कौन से पेपर में था, 99% दिसंबर 23 में था, जो ही लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 था, ऐसा दिमाग में आ रहा है। वाओ, मोबाइल फोन वाला क्वेश्चन। पढ़ सकते हैं एक बार। क्वेश्चन मुझे अगर मिल जाए तो नहीं, इनविटेशन टू ऑफर है, डिस्प्ले शॉप से समझ में आ जाना चाहिए था। अब अगर मैं उसके एग्जांपल्स की बात करूं तो उसने लिखा कि बुक के अंदर प्रोस्पेक्टस, गुड्स जो आपको शॉप पे दिख रहे हैं, इसके अलावा एक और दिया हुआ है इनविटेशन टू ऑक्शन, और एक और दिया हुआ है, 4 दिए हुए हैं, 3 तो मैंने बोल दिए। प्रोस्पेक्टस, गुड्स डिस्प्लेड एट शॉप, मेन्यू कार्ड। सब कुछ इनविटेशन टू ऑफर होता है। सर मतलब क्या, पहले इनविटेशन टू ऑफर आता है, वहाँ से ऑफर आता है, और वहाँ से एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आता है। तो इन आपकी बुक में ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है।
इन्विटेशन टू ऑफर ऑलवेज प्रिसीड्स द एक्चुअल ऑफर। इसका मतलब हम आपके साथ बैठ के नेगोशिएशन करना चाहते हैं कि आप आओ, अपन बातचीत करते हैं। इसके अंदर हम बाइंड होना चाहते हैं कि आप बस हाँ बोलो और बाइंड हो जाओ। दोनों में ये फर्क है बस। ठीक है, क्वेश्चन में आया, मैंने फटाक से करवा दिया। आगे बात करते हैं। एक्सेप्टेंस जनरल स्पेसिमेंट पढ़ लिया। टीचर भी आई गेस बहुत ज़्यादा आसान पॉइंट है। पहला डन ऑलरेडी, सेकंड डिस्कस ऑलरेडी, थर्ड वही जैसा बोला वैसे आपको हाँ बोलना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम लिमिट में हाँ बोलने वाले पड़ेगा। अगर टाइम डिसाइड नहीं है तो, टाइम डिसाइड है तो उतने में हाँ या ना बोलना पड़ेगा। एप्स ऑफ वर्क के पहले बस। डिफिकल्ट पे आते हैं। सेक्शन 4 अनि थोड़ा सा सेक्शन नंबर 5 इतना डिफिकल्ट कि आज तक एग्जाम में एक भी बार नहीं आया। बोल, एक भी बार नहीं आया। पिछले 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ, एक बार भी नहीं आया। डिफिकल्ट टॉपिक हमने कॉलेज में करा हुआ है शायद, मीठी भाई कॉलेज के अंदर, याद है कि नहीं है? अलग अलग डेट ली थी अपन ने। हाँ, वही टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ, मेरा कॉपी मेरे को मत सिखा तू, इसलिए याद है। ऑफ सपोज ए बी को एक ऑफर देना चाहता है, तो हम उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं कि सर ए ने लेटर लिखने का सोचा 1 जनवरी को, 3 जनवरी को उसने ए ने लेटर लिखा, 5 जनवरी को उसने ए ने लेटर पोस्ट किया, 6 जनवरी को बी को रिसीव हुआ, 9 जनवरी को बी ने उसको रीड करा। इन दैट केस ये हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का डेट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जिस दिन सामने वाले ने उसको रीड करा। अब उल्टा सिनेरियो हो जाएगा सर, बी ए को एक्सेप्टेंस देना चाहता है। नाउ फॉर दिस 11 जनवरी को बी ने लेटर लिखूंगा ऐसा सोचा, 13 जनवरी को बी ने लेटर लिखा, 15 जनवरी को बी ने लेटर को पोस्ट किया, 17 जनवरी को बी को रिसीव हुआ, 19 जनवरी को बी ने रीड करा। तो अगर ये डेट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है तो हमें बेसिकली फाइंड करना है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक आंसर है 19th से ब्लैक भैया। लास्ट वाला ना? हाँ सर, क्या आंसर है? ओके, एक आंसर है 19, एक आंसर है 17। बाजू में सर 19 बाजू में, सारे आंसर्स रॉन्ग है। हाँ, कॉलेज में किया था, पीपीटी खोला था। आंसर्स क्या सर? नहीं, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से 15th, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से 19th। ये आंसर है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑफरर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सेप्टर। आपके रैपिड रिवीजन के अंदर भी हमने एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। ओपन करो, वापस यहाँ पर आऊँगा एक बार मैं।
कर दो 2 मिनट पढ़िए 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 14 तक पढ़ो नंबर्स 10 11 12 13 14 एक बार। फिर वो पढ़ने के बाद इस डायग्राम को देखना एंड यू रियलाइज कि कितना मस्त डायग्राम बनाया था मैंने। 10 11 12 13 14 उतने पॉइंट्स देख लो जो आपकी रैपिड रिवीजन की बुक में लिखे हुए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक आंसर कर लिया। जब बी पोस्ट करेगा वो ए के लिए एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि जैसे ही बी ने उसको पोस्ट करा अब ए अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता क्योंकि वो आग लग चुकी है सर। बी के पॉइंट से बात करें, जब ए रीड करेगा तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। ये दो डेट में तो दिक्कत ही नहीं है, ये येलो वाला और ये येलो वाला दोनों का लॉजिक सेम ही है। ए ने बी को चिट्ठी लिखी, कम्युनिकेशन हुआ, जब बी ने उसको पढ़ा। बी ने चिट्ठी लिखी, कम्युनिकेशन हुआ जब ए ने उसको पढ़ा। ये तो आसान ही है ना, मुझे तो खाली दिमाग लगाना है इस एक के अंदर। जैसे जब बी पोस्ट करेगा वो ए के लिए एक्सेप्टेंस होगा क्योंकि अब ए अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। पढ़ लो रिवोक वाला पॉइंट भी अब जल्दी से, विच इज योर पॉइंट नंबर 15 आणि 16। आई विल वेट। 15 आणि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन 7 मार्क का, बहुत ज्यादा अजीब, आसान है मुझसे, मैंने स्टार में रखा है क्योंकि आपकी बुक के अंदर आई थिंक 2 पॉइंट और दिए हुए हैं। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कैसे रिवोक हो सकता है? पहला बहुत ऑब्वियस, सामने को बता दो भाई कि मैं ऑफर रिवोक करूँ, दैट इज नोटिस ऑफ रिवोकेशन। फिर उसके बाद आपने ऑफर दिया था सर 7 दिन के लिए, 7 दिन खत्म हो गया, या अगर टाइम नहीं दिया था तो रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, तो लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। डेथ और इंसेंटिव पार्टीज, काउंटर ऑफर ऑलरेडी आता है कि सर काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, ये थोड़ा दिमाग वाला लग रहा है। सर मैंने अपने ऑफर में लिखा था कि आप मुझे कैश पे करोगे मेरी कार बेचने पर 5 लाख, आपने कैश लेके मुझे चेक दिया, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर, वेरी 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 इजी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 सबसे छोटा, गेट आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट। 4 काम के टॉपिक। पहला लिखा है आपने ऑलरेडी 2D। दूसरा कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, 2 बार आ चुका है, 4 मार्क का थियरी। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट में सेक्शन 25 आप लिख चुके इसको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिस्ट में। 4 क्वेश्चन आते सर इस यूनिट से, और एक तो पक्का आ ही जाता है इन 4 में से। बोलने का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। हम आते हैं कंसीडरेशन की डेफिनेशन के ऊपर, जो आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। बस कोई टॉपिक आया कंसीडरेशन का आपको तो लिखना है 2 + 3। आप अगर बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा 4 लाइन का एक डेफिनेशन, बहुत ज्यादा ही आसान है अगर उसको आप लॉजिक में। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है when at the desire of the promisor, comma, the promisee or any other person, comma, has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstains from doing. Such a promise is concession for the promise. ऐसा आपको डेफिनेशन मिलेगा। डेफिनेशन के 3 पार्ट है सर। पहला पार्ट when at the desire of the promisor, जो आपको पैसा देने वाला है आप काम उसके हिसाब से करोगे, और अगर आपने काम उसके हिसाब से नहीं करा तो आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपके लिए कंसेशन वुड बी पैसा, और बदले में उसको सामने रखो क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपकी बुक में केस दिया हुआ, अच्छा दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, देखिए जल्दी, मेन बुक में तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव मिला, फर्स्ट पॉइंट ही है। जल्दी कर, सबने निकाले थे।
बोलो बोलो में फर्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन के अंदर, एसेंशियल्स के अंदर मिलेगा। आप पढ़ोगे उसको केस लॉ को, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सर एक जने दूसरे को बोला था कि तू मुझे मार्केट बना के दे, मैं तेरे को पैसा दूंगा। सामने वाले ने मार्केट बनाया बट कमिश्नर के हिसाब से बनाया, मतलब जो पैसा देना था उसके हिसाब से उसने बनाया ही नहीं, तो उसको कुछ कंसेशन मिला ही नहीं, पैसा नहीं देगा। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन हुआ, ठीक है। लॉजिकली अगर याद करना चाहो तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कमा सबसे डिफिकल्ट केस लॉ आपकी बुक का चिन्ह वर्सेस रमैया, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट लाइन के अंदर, विच इज एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ऐसा एक पॉइंट दिया हुआ है। केस लॉ की बात करूँ तो कुछ ऐसा था उसके अंदर, आई गेस हमको आता है वैसे तो, एक मदर, डॉटर एंड भाई, मामा लिख दो मामा। इसने इसको बोला था कि मैं आपको मेरी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी, बस एक शर्त है कि आपको इनको एन्यूटी पे करना पड़ेगा। डॉटर बोलती ठीक है। अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट बन गया मदर, मामा, डॉटर के बीच। अब कुछ टाइम तक तो प्रॉपर्टी देने के बाद डॉटर ने एन्यूटी पे करा मामा को, बट बाद में पे करना बंद कर दिया। मामा ने बोला कि आप मुझे एन्यूटी क्यों पे नहीं कर रहे हो। डॉटर बोलती है मैं आपको पैसा दे रही हूँ, वो आपके लिए कंसिडरेशन, मुझे आपसे क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं। तो जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने जजमेंट दिया ये जो आपको प्रॉपर्टी यहाँ से मिल गई थी, ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है ये पे करने के लिए, एंड दैट इज द लैंग्वेज प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस एग्जाम्पल के, इस केस लॉ के अंदर आप लॉजिक दिमाग लगाओ, इतना ऑब्वियस है ये प्रोमिसर थी, तो इसने वादा किया था मैं पैसा दूंगी, मामा प्रोमिसी हो गए। अब डेफिनेशन वापस आता हूँ, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मेरे एग्जाम्पल में मदर हो गई, एनी अदर पर्सन, मतलब लास्ट लाइन कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, यहां से कुछ डायरेक्टली नहीं आए तो भी चलेगा, नहीं और से आ जाएगा, इट विल बी वैलिड। आप आपके खुद के एग्जाम में भी देख सकते हो, पैसा दिया आपके माँ बाप ने, पढ़ रहे हो आप, हम प्रोमिसर हो गए, आप प्रोमिसी हो गए, और हमें आपसे कुछ भी नहीं मिल रहा, मिला आपके माँ बाप से मिला, दैट इज एनी अदर। 2D इज समथिंग जो आपको याद होना ही चाहिए, देख लो एक बार, मैं वेट करता हूँ। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, वर्ड टू वर्ड आपको याद आना चाहिए। 2 क्रॉस D, वर्ड टू वर्ड। बात एक ही पढ़ लो, एक बार बिना देखे ट्राई कर लो कि याद हुआ भी कि नहीं। समझ लिखना पड़ेगा, सही लिखना पड़ेगा। देखो बिना देखे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब नहीं होगा तो कब होगा भाई, एग्जाम 1 महीने में। आगे देख, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये ऑब्वियस है, ये कर लिया, 2 पॉइंट बचे। एक बाकी पांच हो गए अपने। वैलिड कंसिडरेशन के लिए इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन हो सकता है, हमने अभी पढ़ा, हैज डन और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू और एब्सेंट फ्रॉम, तीन हो सकता है। पांच वाला चिन्ह रमाया पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। अनलॉफुल इमोरल नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। पीछे 2 पॉइंट नहीं पढ़े सब पढ़ने। एक अच्छा उसमें से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखा है अभी अभी, एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। आज हमने क्लास में एग्जाम्पल लिया हुआ है सोनम कपूर वाला, नाइस। यहाँ पे वाईफाई है क्या, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। TAA ऑडिट अकेडमी बोला
तो जी पासवर्ड वाईफाई का सब जगह एक ही चीज़। सोनम कपूर चार्ज्ड ₹11 फॉर द हर रोल इन द मूवी भाग मिल्खा भाग। आपने नहीं पढ़ा? लॉजिक अगर इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई साइंस बैकग्राउंड वाला या जिससे मेरा लेक्चर अटेंड नहीं करा, वो कैसा लगेगा उसको? ₹11 भी क्यों लिए? इसे सब मत ही लेती है, एहसान क्या करा? तो ऐसा नहीं होता। सपोज उसने ₹11 नहीं लिए होते, सपोज, एंड लेट्स से दिस इज हर रोल इन द मूवी। यहाँ पे कहीं पे आके अगर ऐसा बोलती कि मैं कल से नहीं आऊंगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा, अग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर उसने कंसिडरेशन नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, तो उसे प्रॉमिस है, प्रॉमिस प्रॉमिस तो कोर्ट में जाता ही नहीं है सर। अगर बीच में से बोल दे कि मैं कल से नहीं आऊंगी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा कुछ नहीं कर सकता, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। पर अगर उसको हम ₹11 का टोकन भी दे दें, अब उसको पूरा मूवी करना पड़ेगा। हाँ, उसकी कंसेंट से होना चाहिए, ₹11 फ्री कंसेंट से होना चाहिए। मतलब लॉ में आपको ऐसा बोल रहा है, कंसिडरेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैड बार्गेन, ऐसा बुक में। दैट इज योर पॉइंट नंबर 4। देखिए बुक में से एक बार, मैं वेट करता हूँ। तीन बुक में से विल फाइंड थ्योरी लिखा हुआ जो आपको एग्जाम में लिखना है। से पॉइंट नंबर 4 होगा, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। एक मिनट, एक या दो पैराग्राफ मिलेंगे आपको मेन से। आगे फोकस पॉइंट पढ़ लेते हैं, पर दिया हुआ है तो। अदर देन द प्रॉमिसेस एक्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। मैंने आपसे ₹10,000 लिया, तो आपको बोला कि क्रैश कोर्स होगा। फिर आप मुझे जाके बोलते सर आपको हम ₹2,000 और देंगे, आप और अच्छे से पढ़ाओ। क्या चल रहा है, सिलेबस खत्म हो गया। फिर मैंने आपसे ₹12,000 मांगे, आपने मैं 10,000 दिया, 2,000 नहीं दिया। मैंने आपके पास थ्रू करा और जाके कोर्ट में हार गया। लॉ में क्या बोलता है, ₹2,000 आपको उस चीज़ का मिला था जो आप एनीवे करने ही वाले थे। आपने ₹2,000 एक्स्ट्रा लेके कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है, वही दे दो पहले आप देने वाले थे। मतलब अगर आप बच्चे से 2,000 ले रहे हो, ये कंसिडरेशन है, पर मेरे एंड से कुछ गया नहीं, तो गया तो वही जो 10,000 में जाने वाला था। हेंस कंसिडरेशन शुड बी अदर देन प्रॉमिसेस एक्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। बस हाँ सर, 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई गेस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला आ गया। मीटिंग जो थियरी लिखा है, थ्री पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, या फिर इंट्रोडक्शन, इसके अंदर 7 केस दिए हैं, तो अपन